हेलो एवरीवन। आज हम ट्रूजलो थर्बन बुक का चैप्टर 4 मैराइन सेडिमेंट्स को कवर करेंगे, जो कि आज हमारा पार्ट 1 होगा और बाकी जो बचेगा लेक्चर उसे हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक अगर बुक नहीं खरीदे हैं तो आप उसे जल्द से जल्द खरीद लें। ठीक है, और बुक से ही पढ़ाई करें ताकि कुछ भी क्वेश्चंस आए, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आए, हर टाइप को आप फेस करने के लिए रेडी रहें। बस आपको नोट्स के बेसिस पे आप अगर रेडी रहिएगा तो आप कुछ बेसिक घुमा के कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे कर नहीं पाएगा। और बाकी ऐसे बहुत सारे घुमा के क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस भी आते हैं, तो आप इस बुक को कम से कम अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और हाँ, बाकी ये जो मैं आपको देख रहे होंगे आप, तो ये थोड़ा ब्लर फॉर्म में है ताकि इसलिए बस आप टॉपिक को देखें और अपने बुक से ही अंडरलाइन करें, आप उसे समझें और पढ़ाई करें। ठीक है, अपने से वही बस मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें इससे ये पता चल रहा है कि मैराइन सेडिमेंट्स हमें पढ़ना है। और मैराइन सेडिमेंट्स में है क्या कि हमारे ओशनोग्राफर्स को इस सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ना इतना ही इंटरेस्टिंग क्यों लगता है कि ओशनोग्राफर पहले होते क्या है, जो हमारा ओशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओशन के सेडिमेंट जो होते हैं वो इरोडेड पार्टिकल, मतलब जब हमारा एक पार्टिकल सपोज इरोड हो जाता है तो उससे भी छोटा छोटा ये दिखते हैं, एपियर वैसा होते हैं। और फ्रैगमेंट्स ऑफ डर्ट, डर्ट का फ्रैगमेंट, डस्ट या अदर डेब्रिस पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमारा स्लोली सेटल हो जाते हैं आउट ऑफ द वाटर। क्या प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन सेटलिंग। ठीक है, और हमारा ओशन फ्लोर में जाके वहाँ पर एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाते हैं, जैसे कि हम फिगर 4.1 में देख सकते हैं, वो ये है। ठीक है, दिख रहा है ये? नाउ आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि, और ये सबसे जब हमारे ओशन फ्लोर में एक्यूमुलेट एक साथ हो जाते हैं तो इससे हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो अगर मिलियन साल पहले, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमारा जो थिक डिपॉजिट था सेडिमेंट का, वो हमारा जब ओशन फ्लोर में एक्यूमुलेट हुआ तो वहाँ पर ही हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स कंटेन हो गए थे, स्टोर हो गए थे, जो कि हमारा प्रोवाइड करता है एक पास्ट जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स, कि मैराइन ऑर्गेनिज्म हमारे पास्ट में किस तरीके से डिपॉजिट या डिस्ट्रीब्यूशन उनका था। ठीक है, तो मैराइन सेडिमेंट्स जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक डिटरमाइन करने के लिए, क्या? पैटर्न ऑफ एशियंट ओशन सर्कुलेशन। हाँ, ये लाइन तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। द मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर एंड इवन द टाइमिंग एंड सिवियरिटी ऑफ ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट्स। ठीक है, ये तीनों जो टर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किस लिए कि हमारा जो है, हमारा ये किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्दर मैराइन सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ें, उनका डिटेल के हिस्ट्री में अगर पता लगाएं, ठीक है, तो हमें अर्थ का पास्ट का क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसी से, किससे? हमारा मैराइन सेडिमेंट की वजह से, थस प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू टुडेज क्लाइमेट चेंजेस। और उस वही चीज़ हम देख सकते हैं कि आज का क्लाइमेट में और पहले के क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस था, क्या क्या बदलाव था। फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि सेडिमेंट्स जो हमारा ओवर टाइम जो एक्यूमुलेट हुए थे सी फ्लोर पे ओवर द टाइम, उसमें हमारे एक देख रहे थे कि वहाँ एक नियरली कंटिन्यूस अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड ऑफ अर्थ हिस्ट्री अनलाइक एनीथिंग ऑन लैंड हमारे पाया गया। इन एसेंस अगर देखें तो मैराइन सेडिमेंट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं लार्जेस्ट म्यूजियम विद डिस्प्ले ऑफ अर्थ हिस्ट्री डेटिंग बैकिंग ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर ही मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने चीज़ मिलते हैं हमें, माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स हो गया, बहुत सी ऐसी हमें चीज़ यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ओवर टाइम हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो लिथिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स कैन बिकम लिथिफाइड। लिथिफाइड क्या होता है? लिथिफाइड मतलब लिथोस मतलब होता है हमारा स्टोन, और ठीक है, और फिक मतलब होता है मेकिंग, मतलब जो हमारा रॉक में जो टर्न हो जाते हैं, सेडिमेंट्स जो हमारे रॉक में टर्न हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं हमारा, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म कर देते हैं। और जो मोर देन हाफ ऑफ द रॉक जो हमारे कॉन्टेंट में एक्सपोज्ड है वो क्या है? हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि डिपॉजिट हुआ है एशियंट ओशन एनवायरनमेंट में और लैंड में जाके अपलिफ्ट हो गया है प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अगर हम सरप्राइजिंगली देखें तो हम जो टॉलेस्ट माउंटेन है ऑन द कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो हमारा ओशन से बहुत दूर है।
जिसमें हमारा मैराइन फॉसिल्स टेल मराइन फॉसिल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारा इंडिकेट करता है कि रॉक्स जो हैं रॉक ओरिजिनेटेड ऑन द ओशन फ्लोर इन द जियोलॉजिकल पास्ट। ये जो सब रॉक हैं हमारे ओशन फ्लोर में पहले थे और जियोलॉजिकल पास्ट में, फिर बाद में जाकर वो अपलिफ्ट हुए हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो हमारा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि है हिमालय माउंटेन, इन द हिमालय माउंटेन, जिसमें हमारा लाइमस्टोन पाए जाते हैं, जो कि एक टाइप का रॉक है और वो हमारा सी फ्लोर डिपॉजिट से पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो अभी हिमालय माउंटेन है पहले वो प्लेन था, ठीक है, पहले प्लेन था, और उसमें जब हमारा ओशन फ्लोर वहाँ पर ही था तो वहाँ पर ही ओशन फ्लोर में हमारा लाइमस्टोन पर प्रेजेंट था। फिर जैसे ही वो कॉलिजन हुआ तो यहाँ पर ही हमारा जब बना तो ये जो पार्ट था वो ऊपर चले गया, और यहीं पर इसलिए हमें अभी ऊपर के साइड में हमें लाइमस्टोन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स फॉसिल्स जो पहले सी फ्लोर में प्रेजेंट रहते थे वो हमें अभी ऊपर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो मैराइन सेडिमेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे रॉक्स को ही तोड़ के, मतलब जो रॉक हमारा टूट जाता है, छोटा छोटा पार्ट उसमें जो कन्वर्ट हो जाता है, तो वही सब हमारा मैराइन सेडिमेंट का पार्टिकल बन जाता है। और एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट होता है, फिर हमारा जो वाटर में जो मिनरल डिसॉल्व होते हैं, और फिर आउटर स्पेस से जो मिनरल सब आते हैं, फिर यही सब क्लू टू द सेडिमेंट ओरिजिन आर फाउंड इन इट्स मिनरल कंपोजिशन एंड इट्स टेक्सचर, ठीक है। मिनरल कंपोजिशन और उसका टेक्सचर देख के हम पता लगा सकते हैं कि सेडिमेंट का ओरिजिन हमारा कहाँ से हुआ है, ठीक है। और ये दिस चैप्टर begins with a brief discussion about how marine sediments are collected and the important information they reveal about earth history। ये चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो फिर हमारा जो 4 मेन टाइप के सेडिमेंट हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारा टेबल 4.1 में दिया हुआ है, और इसमें से क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत बार आ चुके हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कैसे क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊँगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे है, ठीक है। और हाँ, पहले बात बताता हूँ इस चैप्टर में, तो ये पेज में और कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैं आपको बोला कि हमारा मैराइन सेडिमेंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट किस लिए है। वो 4 फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या है, पहला कि उससे हम पैटर्न ऑफ एशियंट ओशन सर्कुलेशन का पता लगाते हैं, पास्ट ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मतलब मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर, टाइमिंग एंड सिविलिटी ऑफ ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट्स, ये सब जितना चीज़ है ना, ये सब हमारा लगभग 4 जो पॉइंट है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा कि हिमालय माउंटेन में कौन सा लाइमस्टोन, मतलब क्या चीज़ मिलता है, क्या मतलब लाइमस्टोन मिलता है ना, जो कि एक टाइम पे सी फ्लोर डिपॉजिट था, और फिर कौन सा फॉसिल मिलता है, टेल मैराइन फॉसिल्स, तो वो सब हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये पेज में और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ आर मैराइन सेडिमेंट्स कलेक्टेड। मैराइन सेडिमेंट को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, और हिस्टोरिकली इवेंट्स के द्वारा देख के मतलब क्या हमें उससे पता चलता है कि वो कैसा थी, क्या थी, ठीक है। हमारे सेडिमेंट का डीप ओशन से कलेक्ट करना और उनका एनालिसिस को करना बहुत ही आर्डियस, मतलब बहुत ही हैवी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और फिर अर्ली एक्सप्लोरेशन, जब स्टार्टिंग में हमारा ओशन का एक्सप्लोरेशन स्टार्टिंग में हो रहा था, स्टार्टिंग में, तो एक बकेट लाइक डिवाइस, ठीक है, जैसे बाल्टी से बोलते हैं उसको, बकेट लाइक डिवाइस है, इसे हम क्या बोलते थे, ड्रेज बोलते हैं, DREDGE, ठीक है, ड्रेज। वो हमारा उसको इस्तेमाल किया जाता था सेडिमेंट को वहाँ से निकालने के लिए, जैसे हम कुदारी जैसे बोलते हैं ना, कुदारी से निकालते हैं बालू मिट्टी, ठीक है, तो उसी टाइप का हमारा बाल्टी से उसे निकाला जाता था, बकेट लाइक डिवाइस था, जो कि इसमें ड्रेज बोलते थे, उससे हमारा सेडिमेंट को निकाला जाता था डीप ओशन फ्लोर से, ठीक है, उनका एनालिसिस के लिए, ठीक है। लेकिन ये टेक्निक जो था बहुत ज़्यादा टीडियस उनका, और उसका बहुत ज़्यादा लिमिटेशन था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई काम नहीं करता था और हमारे ये बाल्टी जो पूरा खाली आ जाता था बाहर, ठीक है, और इससे हमारा सेडिमेंट जो होते थे वो भी डिस्टर्ब होते थे, और बाकी हम ठीक से, और बहुत ही सरफेस, ओशन फ्लोर का जो सरफेस का था उसको बहुत ही कम सैंपल को हम कलेक्ट कर पाते थे और उसको अच्छे से जज कर पाते थे। फिर बाद में हमारा एक चीज़ आया, ग्रेविटी कोरर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कोरर। वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट आया, डिवाइस। वो क्या था, एक हॉलो स्टील ट्यूब था,
ठीक है। हॉलो मतलब खाली, स्टील ट्यूब, ठीक है, स्टील का ट्यूब था जिसमें हैवी वेट ऑन टॉप, उसके टॉप पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, हैवी वेट था। और उसे हम जब सी फ्लोर पे डाले तो वहाँ पर इसे हम कलेक्ट कर पाते थे, हमारा पहला कोर को कलेक्ट कर पाते थे। कोर क्या होता है? एक सिलेंडर टाइप का। जब हम मट्टी अगर किसी चीज़ को ड्रिल करते हैं ना, ड्रिल करते हैं तो यहाँ पर पूरा गोट्टा मट्टी, यहाँ से पूरा एकदम गोट्टा निकल, जैसे ये मट्टी हमारा है तो यहाँ पर इसको ड्रिल किए, सपोज ये पार्ट हम ड्रिल किए तो यहाँ से जितना पार्ट है इसका पूरा एकदम सिलेंडर के फॉर्म पे हमारा पूरा पार्ट तो निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो वही हमारा होता है कोर, होता है सिलेंडर ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक। तो हमारा जो ग्रेविटी कोरर है कुड सैंपल बिलो द सरफेस, वो सरफेस के बिलो तक भी सैंपल वहाँ कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो था, मतलब ज़्यादा गड्ढा तक वो खोद नहीं सकते हैं। तो उसका वो लिमिटेशन था। लेकिन आज जो हम यूज इस्तेमाल करते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन शिप्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं रोटरी ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिल रोटेट कर करके अपना ड्रिल करते रहेंगे और वहाँ डीप ओशन से हमारा कोर सेडिमेंट का कलेक्शन करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोर, ठीक है। जैसे कि हम डायग्राम दे सकते हैं, ये हमारा शिप है और यही हमारा रोटरी ड्रिलिंग यहाँ पर ही होता है, ठीक है। ये हमारा सेडिमेंट का, फिर यहाँ से बाकी सब सिलेंडर के फॉर्म पे हमारा यहाँ पर ही सेडिमेंट का जाता है पाइप के द्वारा, ठीक है, हो गया। फिर अगर हम देखें तो 1963 में हमें ये पता चला कि यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम को फंड किया है जिससे हम ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारा फ्रॉम द ऑफशोर ऑयल इंडस्ट्री, वहाँ से हम कोर का कलेक्ट कर सकते हैं ओशन फ्लोर से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ये सब यूनिवर्सिटी हमारा मिले। और हाँ, यहाँ पर ही JOIDS, ठीक है, JOIDS, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, जो कि है जॉइंट ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन फॉर डीप अर्थ सैम्पलिंग, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्पेसिफिक कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में कि आखिर है क्या JOIDS, तो एक ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मैं सिंपल में आपको यहाँ से जो है आपको सिंपल में बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं कि डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, DSDP, ये सब याद रखिएगा टर्म। डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसको इनिशिएट किया गया था 1966 में, जब हमारा स्पेशली डिज़ाइन ड्रिल शिप ग्लोमार चैलेंजर हमारा लॉन्च किया गया था। तो उसका क्या था, उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉल ड्रिलिंग रिग था जो कि एक टावर जैसा रिसेंबल कर रहा था, ठीक है, स्टील टावर। कोर जो था, कोर हमारा इससे जो कलेक्ट किया जा रहा था, कोर्स कुड कलेक्टेड बाय ड्रिलिंग इनटू द ओशन फ्लोर इन वाटर अप टू 6000 मीटर डीप, और इससे लगभग हम 6 किलोमीटर डीप तक कोर का कलेक्ट कर सकते थे हमारा ओशन फ्लोर में ड्रिल करके, ठीक है। और जब हमारा पहला इनिशियली जो हमारा कोर का जो कलेक्शन हुआ, वहाँ से जो कोर मिला, तो उससे हमें क्या पता चला, साइंटिस्ट लोगों ने ये कंफर्म किया कि हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग वहाँ पर होता था। क्या क्या देख के, एज ऑफ द ओशन फ्लोर, हमारा ओशन फ्लोर का जो एज है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रिज से दूर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या उनको पता चला कि सेडिमेंट का जो थिकनेस है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है हम जितना ही मिड ओशनिक रिज से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर तीसरा क्या पता चला कि हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्सल हो रहा है, पोलैरिटी रिवर्सल शो कर रहा है, वह रिकॉर्डेड इन ओशन फ्लोर रॉक्स, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ पता चला। तो इससे हमारा मतलब पहला सैंपल से हमें ये सब पता चला, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कौन सा प्रोजेक्ट हुआ था, हमारा डीप से ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हुआ था कौन से ईयर में, 1967 में, 1966 में, जब हमारा एक स्पेशली डिज़ाइन ड्रिल शिप बनाया गया था ग्लोमर चैलेंजर, ठीक है, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा ड्रिलिंग रिग मतलब बहुत ही बड़ा उसका स्टील टावर शेप का ड्रिल मशीन था, जिससे हम 6 किलोमीटर डीप तक ओशन फ्लोर में डीप करके उसका कोर का सैंपल कलेक्ट कर सकते थे। और उससे हमें पहला जो इनिशियल कोर्स से मिला, हमें उससे क्या पता चला कि हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग पहले हुआ था। फिर किससे कैसे पता चला, पहले उसका प्रूफ ये था कि ओशन फ्लोर का जो एज हो रहा है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, मिड ओशनिक रिज से जैसे हम दूर जा रहे हैं। और फिर दूसरा कि सेडिमेंट का जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे हम मिड ओशनिक रिज से दूर जा रहे हैं। फिर तीसरा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोलैरिटी रिवर्सल भी शो कर रहा है हमारे ओशन फ्लोर में, जो कि रिकॉर्ड हो चुका है। अगर हम देखें
तो ये हमारा जो ओशनोग्राफिक रिसर्च प्रोग्राम हमारा तो यहाँ तक स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर यूएस गवर्नमेंट के द्वारा तो स्टार्ट हो गया था, पहले फंडिंग वहाँ पे कर रहा था, लेकिन हमारा ये इंटरनेशनली फिर से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने लगा। कब? 1975 में। हमारा ये डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1966 में। याद रखिए, क्रोनोलॉजी याद रखिए, ठीक है। फिर हमारा 1975 में हमारा जब वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, ये सब हमारा आए और फिर उसको फंड किए, उसको फाइनेंसी ये किए, वहाँ पर साइंटिफिक सपोर्ट दिए, ठीक है। तो फिर हमारा यही चीज़ 1983 में डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम का नाम रख दिया गया, जिसमें हमारा 20 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थे अंडर द सुपरविज़न ऑफ टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हमारा याद रखिएगा। फिर 1985 में हमारा ग्लोबल चैलेंजर जो था वो डीकमीशन कर दिया गया और उसको रिप्लेस्ड बाय द ड्रिल शिप जॉयडस रिजोल्यूशन, ठीक है। जॉयडस रिजोल्यूशन के द्वारा ये फिर ला दिया गया। फिर जो नया शिप था उसका भी बहुत ही टॉल मेटल ड्रिलिंग रिग था, जिससे हम रोटरी ड्रिलिंग कर सकते थे। तो ये ड्रिल पाइप जो था इज़ इन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ 9.5 मीटर, ठीक है। 9.5 मतलब इंडिविजुअल का सेक्शन देखिए, बहुत सारा सब सेक्शन था, तो इंडिविजुअल सेक्शन जो उसका था एक 9.5 मीटर का था। और सेक्शन कैन बी स्क्रूड टुगेदर, उनको एक साथ फिर स्क्रू करके मतलब टाइट करके एक बहुत ही लंबा पाइप हम यहाँ पर बना सकते थे, यहाँ पर जैसे बना हुआ है, ठीक है, ये पार्ट जो, ठीक है। तो लगभग वो 8200 मीटर्स लॉन्ग तक हम इसको कर सकते थे, ठीक है, लगभग जो कि 8.2 किलोमीटर हो जाता है हमारा। तो ड्रिल बिट जो था इसमें क्या, एंड पार्ट में पाइप का स्ट्रिंग का जो यहाँ पर एंड पार्ट है, यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रिल बिट को यहाँ पर लोकेट करते थे, दिख रहा है। ड्रिल बिट को हम वहाँ पर लगाते थे पाइप स्ट्रिंग के लास्ट में, फिर उसको हम रोटेट करते थे अगेंस्ट द ओशन बॉटम एंड फिर कैन ड्रिल अप टू 2100 मीटर इनटू द सी फ्लोर, ठीक है। और सी फ्लोर में लगभग वो 2100 मीटर तक ड्रिल कर सकता था, लाइक ट्वेरलिंग ए सोडा स्ट्रॉ इनटू अ लेयर केक। फिर द ड्रिलिंग ऑपरेशन क्रसेस द रॉक, तो इससे क्या होता था, हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान हमारा रॉक जो होता था टूट जाता था अराउंड द आउटसाइड एंड रिटेन्स अ सिलेंडर ऑफ रॉक ऑन द इनसाइड ऑफ द हॉलो पाइप, ठीक है। बाकी जो ये जैसे एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, हमारे जब पार्ट ड्रिल करता था तो ये जो पत्थर था ना, ये जो पत्थर था इसके साइड का जो रॉक सब टूट जाता था, और इसके अंदर जब यहाँ पर पाइप के अंदर हमारा क्या होता था, सिलेंडर टाइप का रॉक वहाँ पर ही अंदर रह जाता था, ठीक है। तो उसी टाइप का हमारा यहाँ पर ही होता था। फिर हमारा वही पाइप से हमारा कोर सैंपल को वहाँ बाहर निकलाता था, उसको हाफ में कट करके अलग अलग एनालाइज करने के लिए अलग अलग लैब फैसिलिटी में दे दिया जाता था, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पर और ऐसा माना जाता है कि अभी तक लगभग हम 2000 से ज़्यादा सी फ्लोर में ड्रिल कर चुके हैं इस मेथड से। फिर अलाउिंग द कलेक्शन ऑफ कोर्स, जिससे हमें ये पता चला है कि अर्थ का हिस्ट्री के बारे में इससे पता चलता है, जो कि हमारा सी फ्लोर सेडिमेंट्स में जाके रिकॉर्ड हुए चुके हैं, ठीक है। तो सी फ्लोर सेडिमेंट्स से भी हमारे अर्थ का हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। फिर 2003 में ODP मतलब ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम हमारा जो था उसको रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम बना दिया गया, ठीक है। नाम याद रखिए, पहले स्टार्टिंग में क्या था, हमारा डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट था, फिर ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम आया, और अभी क्या आ गया, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, ठीक है। फिर एंड इन 2013 इट्स नेम वाज अपडेटेड टू इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। कितना बार नाम चेंज करते हैं, हर 10 साल में एक बार नाम चेंज हो रहा है। तो फिर 2013 में हमारा क्या हुआ, इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम रख दिया गया, जिसको था कि एक्सप्लोरिंग द अर्थ अंडर द सीज का थीम था। तो ये हमारा हो गया, बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और हाँ, इससे हमें सब क्या पता चला, क्या हुआ, ये सब के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। मैराइन सेडिमेंट्स जो होते हैं, इसको स्टडी करके हमें अर्थ के पास्ट के कंडीशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिलता है। जैसे ही हम ओशन फ्लोर से सेडिमेंट को एक्यूमुलेट करते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो वो जो मटेरियल को वहाँ पर प्रिजर्व कर लेता है, और उस टाइम का कैसा एनवायरनमेंट था, उस टाइम का कैसा कंडीशन था, वो हमें उसको बता देता है, जो कि वाटर के बिलो में मतलब कॉलम में होता है। तो बाय केयरफुली एनालाइजिंग, फिर जो वहाँ पर सिलेंड्रिकल कोर जो हम सेडिमेंट के द्वारा वहाँ पर जो निकालते हैं, ठीक है,
जो स्कोर हम वहाँ से निकाले रहते हैं जो सी फ्लोर से कलेक्ट करके, और जब उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको जब हम समझते हैं क्या है कैसा है, तो अर्थ के साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया कि पास्ट के जो पास्ट इन्वायरमेंट कंडीशन जो था, जैसे कि हमारा सी सरफेस टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट सप्लाई, एबंडेंस ऑफ मैराइन लाइफ, एटमॉस्फेरिक विंड्स, ओशन करंट पैटर्न्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स, चेंजेस इन अर्थ क्लाइमेट और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इस सब के बारे में हमें इससे पता चल रहा था। तो मोस्ट ऑफ व्हाट इज़ नोन ऑफ अर्थ पास्ट जियोलॉजी, क्लाइमेट एंड बायोलॉजी हैज़ बीन लर्न थ्रू स्टडिंग एशियन मराइन सेडिमेंट्स। तो इससे हमें ये पता चला, ठीक है, कि हम अर्थ के पास्ट के जियोलॉजी, क्लाइमेट और उसका बायोलॉजी को हम लर्न कर सकते हैं उसके एशियन मराइन सेडिमेंट्स को देखकर, ठीक है। तो ये लाइन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इससे क्या क्या देख सकते हैं, मतलब क्या क्या पता किए कि पास्ट एनवायरमेंट कंडीशन, जैसे कि हमारा सी सरफेस टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट सप्लाई, एबंडेंस ऑफ मराइन लाइफ, एटमॉस्फेरिक विंड्स, ओशन करंट पैटर्न्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स, चेंजेस इन अर्थ क्लाइमेट, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इस सब के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पेलियोशिनोग्राफी, ये हमारा बस टर्म याद रख लीजिए। पेलियोशिनोग्राफी क्या होता है, पेलियो मतलब जानते हैं, पैलेंटोलॉजी क्या होता है, पैलेंटोलॉजी नाम सुने ही होंगे। पैलेंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ पास्ट फॉसिल्स, ठीक है। पेलियो मतलब पास्ट होता है, एशियंट, पेलियो मीन्स एशियन, ओशन मतलब मेराइन एनवायरनमेंट, तो उस टाइम के उसका स्टडी करना, एशियन मेराइन एनवायरनमेंट को स्टडी करना डिस्क्रिप्शन में बहुत ही डिटेल वे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेलियोशिनोग्राफी। बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ खास है नहीं, देख लेता हूँ मैं आपको, फिर बताता हूँ, 1 मिनट। नहीं, अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल, हाँ मैंने आपको टेबल ये छोड़ दिया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मराइन सेडिमेंट्स, ये टाइप का देखिए, ये जितना है ना, ये 4 टाइप, लिथोजिनस, बायोजिनस, हाइड्रोजिनस, कॉस्मोजिनस, लगभग इसी में हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें डिटेल वे में पढ़ना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में कुछ कुछ दिया हुआ है, कैसा है क्या है, तो हमें इसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लिथोजिनस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लिथोजिनस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो पहली बात इसका ऑरिजिन मतलब होते हैं मार्जिन। पहले एक तो ओशनिक मार्जिन, ओशन में जो पाए जाते हैं, फिर एक तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। लिथोजिनस ओशनिक में और एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे ऐसे पाए जाते हैं। इसका कंपोजिशन जो होता है, ओशनिक में क्या है, वोल्केनिक एश और क्वार्ज, सिल्ट और क्ले, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओशनिक में है ये, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्ले, क्वार्ज सिल्ट, क्वार्ज सैंड, रॉक फ्रेगमेंट्स, ये तो हो गया। लेकिन हाँ, इसका भी आता है हमारा कि सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन इसका क्या है, क्ले का, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में सोर्स ऑफ ओरिजिन क्ले का क्या है, तो होगा टर्बिडिटी करेंट्स, ठीक है। वैसा ही हमारे यहाँ पर आता है, ये सब सोर्स ऑफ ओरिजिन यहाँ पर ही बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़्यादा, मेनली कहाँ पर ही, मेन लोकेशन कहाँ है जहाँ पर सेडिमेंट हमारी फॉर्म होता है। तो इसे टर्बिडिटी करंट हो गया। टर्बिडिटी करंट हमारा कहाँ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंटल राइज में, फिर ओशन बेसिन मार्जिन्स में। तो इसी टाइप से हमारा ये सब कुछ है, तो इसके बारे में हम डिटेल वे में पढ़ेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं शुरू से। तो लिथोजिनस में शुरू से हम देखते हैं, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या हो गया, रॉक फ्रेगमेंट्स, क्वार्ट्ज सैंड, क्वार्ट्ज सिल्ट, क्ले। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन हमारा अगर रिवर हुआ, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली कहाँ पर होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। कोस्टल इरोजन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो सबका हमारा कहाँ होगा, मेन लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। अगर ग्लेशियर्स हुआ तो वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स में होंगे। और टर्बिडिटी करंट अगर हुआ, सोर्स ये उसका ओरिजिन, तो हमारा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज में, और या फिर ओशन बेसिन मार्जिन्स पे। फिर ओशनिक में देखा जाए हमारा, तो यहाँ पर हमारा पहले होगा वोल्केनिक एश, जिसका हमारा सोर्स और ओरिजिन होता है वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, क्वार्ट्ज सिल्ट और क्ले का हो गया। फिर अगर इसका सोर्स और ओरिजिन विंड ब्लोन डस्ट, रिवर्स होते हैं। बाकी इसका मेन लोकेशन हो जाएगा एबाइसल प्लेन्स, मतलब सबसे नीचे पाया जाता है ये। वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, दिख रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। एंड अदर रीजन्स ऑफ द डीप ओशन बेसिन्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर ही का इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोजिनस। ये मेनली इसमें से बहुत, बायोजिनस और हाइड्रोजिनस, मतलब इस फ्रिक्वेंटली इसमें से टेबल से हर एक में से क्वेश्चन पूछा जा ही जाता है, तो आपको तो लगभग सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो बायोजिनस भी हमारा हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट टाइप का और तो सिलिका टाइप का, ठीक है। तो ये सब कभी याद रखिएगा। सिलिका का क्या होता है फॉर्मूला, SiO2.NH2O, ठीक है। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा इसका क्या हो जाएगा, कैल्सिरियस ऊज, जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। याद रखिए कैल्सिरियस ऊज कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। सेल और कोरल फ्रेगमेंट्स कैसे हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो देखें तो ये सब कहाँ पर पाए जा रहे हैं, हमारा वार्म सरफेस वाटर में पाए जा रहे हैं। याद रखिए पूरा ध्यान से सुनिए। बायोजिनस में कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्साइट पाए जा रहे हैं वो कौन से टाइप के वाटर में पाए जा रहे हैं, वार्म सरफेस वाटर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसका अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो होगा कोकोलिथोफोर्स, एग्जाम्पल भी आ जाता है, ठीक है। आल्गी का एक एग्जाम्पल दो, प्रोटोजोअन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आल्गी का क्या हो गया, कोकोलिथोफोर्स इस टाइप का आता है। प्रोटोजोअन्स का फोरामिनिफर्स, ठीक है। इसमें से मतलब हर घुमा फिरा कर हर एक चीज़ पूछ सकता है कहाँ से। तो इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या मेन लोकेशन कहाँ पर हो जाएगा, लो लैटिट्यूड रीजन्स पे ये पाए जाते हैं। सी फ्लोर एवॉब CCD, CCD क्या होता है, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से और आगे बताऊंगा, जो कि हमारा कहाँ मिलता है, अलोंग मिड ओशन रीजेस एंड टॉप्स ऑफ सबमरीन वोल्केनिक पिक्स, ठीक है। तो ये सब याद रखिए आप। फिर माइक्रोस्कोपिक सेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारा सेल प्रोड्यूस करते हैं। सेल मतलब इनका ऊपर का खाल बच जाता है, तो वो हमारा कहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर ही होगा, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होगा, बीचेस में होंगे। फिर कोरल रीफ्स जो होते हैं, हमारा सोर्स बनिए कोरल रीफ्स हुआ, तो सेलो लो लैटिट्यूड रीजन पे पाए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम फिर देखें तो सिलिशियस ऊज, सिलिका में यही बायोजिनस का पार्ट है। दो कैल्शियम कार्बोनेट जो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे सिलिशियस ऊज, सिलिका के बारे में। तो सिलिका हमारा सिलिशियस ये कहाँ पर पाया जाएगा, किस टाइप के वाटर में, कोल्ड सरफेस वाटर में। याद रखिए सिलिका कौन से वाटर में पाया जाएगा, कोल्ड सरफेस वाटर में, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट वार्म सरफेस वाटर में, ठीक है। और फिर कोल्ड सरफेस वाटर में डाई एटम्स, एल्गी वहाँ पर कौन सा है, डाई एटम्स, और प्रोटोजोन कौन सा है, रेडियोलारियंस, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। रेडियोलारियन कौन से टाइप के वाटर में पाया जाएगा, ठीक है। फोरामिनिफर कौन से टाइप के वाटर में पाया जाएगा, उसमें से मतलब हमारा कौन सा किसका एग्जाम्पल है, कैल्सिरियस उसका एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसे आता है कि कैल्सिरियस उसका एग्जाम्पल कौन सा है, फोरामिनिफर है या डायटोम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कैल्सियर उसका हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, कोकोलिथोफोर्स और फोरामिनिफर्स, जिसमें हमारा कोकोलिथोफोर्स आल्गी है और फोरामिनिफर्स प्रोटोजोअन्स है। पूरे ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सिलिशियस ऊज हमारा क्या हो गया, कोल्ड, जो कि हमारा कोल्ड सरफेस वाटर में पाया जाता है। फिर हमारा ये इसमें सिलिशियस ऊज का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, डायटोम्स और रेडियोलारियंस, ठीक है। इसमें हमारा डायटोम्स जो है एल्गी है और रेडियोलारियंस जो हमारा प्रोटोजोआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ध्यान रखिए। नेम द प्रोटोजोआ विच फाउंड इन कोल्ड सरफेस वाटर, विच है सिलिशियस ऊज, ऐसे इस टाइप का कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आंसर आपको रेडियोलारियन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो याद रखिएगा। ना कोल्ड सरफेस वाटर हमारे ये कहाँ पर मिलेगा, ओबियसली हाई लैटिट्यूड रीजन में, कोल्ड सरफेस वाटर। सी फ्लोर बिलो CCD, सी फ्लोर बिलो कार्बन कंपनसेशन देयर। फिर अपवेलिंग एरिया, जहाँ पर हमारा अपवेलिंग हो रहा है, जहाँ पर कोल्ड डीप वाटर राइज करते हैं सरफेस पे। ये अपवेलिंग क्या होता है, ये आपको मैं आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरा डिटेल वे में। अपवेलिंग मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझ जाइए कि सपोज कहीं पर पानी अगर खाली हो गया, तो वहाँ से फिर से पानी नीचे से ऊपर आना, ठीक है। तो उस टाइप का एरिया को अपवेलिंग बोलते हैं। आपको अच्छे से डिटेल में और बताऊंगा, स्पेशली डेट कॉज बाय सरफेस करंट डाइवर्जेंस नियर द इक्वेटर, ठीक है। हम इसके बारे में आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नाउ हाइड्रोजिनस में क्या हो जाएगा, मैंगनीज नोड्यूल्स, फोस्फोराइट, ऊलाइट्स, मेटल सल्फाइड्स, इवापोराइट्स, ये सब हैं। तो मैंगनीज नोड्यूल ये क्या हो जाएगा हमारा, मैंगनीज नोड्यूल में मतलब इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाएंगे, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सब याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ मैंगनीज नोड्यूल्स। तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दे देगा ऑप्शन, उसमें से आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होता है हमारा, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट,
ये सब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान से बस सुनिए आप, ठीक है। फोस्फोराइट में क्या हो गया हमारा, किससे बनता है, फोस्फोरस। ओलाइट्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये ओलाइट्स भी बहुत बनाते हैं, समझ में नहीं आता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। फिर मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड कंपोजिशन क्या होगा हमारा, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ये सबसे बना होता है। फिर इवापोराइट बारे में देखें तो हो जाएगा जिप्सम, हैलाइट या अदर सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। तो ये सब जो हमारा है, फिर सोर्स ऑफ ओरिजिन इस सब का क्या है, तो हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ डिजॉल्व मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। नाउ हमारा जो ये मैंगनीज नोड्यूल्स है ना, इसका हमारा क्या चीज़, मैंगनीज नोड्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर मेनली पाया जाएगा, हमारा एबाइसल प्लेन में। फिर फॉस्फोराइट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ऊलाइट का सैलो शेल्फ इन लो लैटिट्यूड रीजन्स। फिर मेटल सल्फाइड का हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे एट मिड ओशनिक रीज। फिर इवापोराइट्स का सैलो रेस्ट्रिक्टेड बेसिन्स वर इवापोरेशन इज हाई एंड लो लैटिट्यूड रीजन्स, यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर कॉस्मोजेनस, कॉस्मोजेनस क्या है, यहाँ पर हमारा आयरन, आयरन मतलब निकल्स, फ्यूल्स, टेक्टाइट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। टेक्टाइट्स क्या होते हैं, ये सिलिका ग्लास होते हैं जो कि एक स्पेस डस्ट है। और फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन में ये मिक्स होते हैं ऑल टाइप ऑफ सेडिमेंट के साथ और हर टाइप के मेरीन एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हमारा टेक्टाइट क्या हो गया, सिलिका ग्लास हो गया, याद रखिएगा, जो कि एक स्पेस डस्ट है। फिर आयरन निकल मेट्रोइड्स, ठीक है, हमारा मेट्रोयर हुआ जो कि लोकल लेयर मेट्रोयर स्ट्रक्चर के पास पाया जाएगा। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सबका समझ में आ गया। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगभग 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। जब भी आप पढ़िए बैठिएगा इसको लगभग याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। बाकी फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिथोजिनस सेडिमेंट। हाँ, तो इसे कवर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैं स्किप मार दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ गया, हाँ, चिक्यू जो हमारा एक ड्रिलिंग मशीन था जो कि हमारा सी फ्लोर में 7000 मीटर तक ड्रिल कर सकता था। उस प्रोग्राम का हमारा प्राइमरी मिशन क्या था, उसका था कि हमारा कोर सैंपल को कलेक्ट करके उसका अर्थ का डीप क्रस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पता करना, ठीक है। डीप ओशन फ्लोर का माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना, ठीक है। फिर अर्थ क्लाइमेट चेंज पैटर्न जो हो रहा है, अर्थ का जो क्लाइमेट हो रहा है जिस पैटर्न से चेंज हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना। फिर अर्थक्वेक का मैकेनिज्म किस टाइप से हो रहा है उसको स्टडी करना, ठीक है। लेकिन फिर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक और सुनामी आए 2011 में, जिसके बाद से हमारा चिक्यू ड्रिल को हमारा अर्थक्वेक के जो फॉल्ट जोन होते हैं, मतलब जहाँ पर ही साइट होते हैं जहाँ पर ही अर्थक्वेक हमारा ओरिजिनेट होता है, उस टाइप के जोन को वहाँ पर ही हमारा चिक्यू ड्रिल मशीन को रख दिया गया ताकि हम अर्थक्वेक जनरेटेड हीट जो होते हैं फ्रॉम फ्रिक्शन उसको हम लेके हमारा डिटेल टेम्परेचर मेजरमेंट बिन द ओशन फ्लोर, फिर वहाँ से हम टेम्परेचर मेजर कर सकें कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर बाकी मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट, हम वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो लिथोजेनस सेडिमेंट हमारा ये लिथो होता है क्या, लिथो मतलब होता है स्टोन और जेनेट मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब स्टोन का प्रोडक्शन करने के लिए इसको हम लिथोजेनस सेडिमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा डिराइव कहाँ से होता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक मटेरियल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो हमारा रॉक मटेरियल है जो कि ओरिजिनेट हो रहा है कॉन्टिनेंट पे और आइलैंड से, और आइलैंड फ्रॉम इरोजन, ठीक है, इरोजन के द्वारा, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, ब्लोन डस्ट के द्वारा। फिर अगर हम नोट करें तो लिथोजेनस सेडिमेंट जो होते हैं उसको हम टेरेजिनस सेडिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लिथोजेनस सेडिमेंट इज समटाइम्स रिफर टू एज टेरेजिनस सेडिमेंट। अब टेरेजिनस सेडिमेंट क्या होता है, ये हमारा टू प्रोड्यूस लैंड, टेरी मतलब होता है लैंड, लैंड का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ऑरिजिन ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट, तो इससे हमें क्या पता चला कि लिथोजेनस सेडिमेंट जो होते हैं वो हमारा पहले रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं कॉन्टिनेंट और आइलैंड्स के ऊपर। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है और वेदरिंग एजेंट होता है जैसे कि वाटर टेम्परेचर एक्सट्रीम होना, बढ़ना, कमना, ठीक है, और फिर केमिकल इफेक्ट जो होता है हमारे मतलब टूटे हुए पत्थर पे, उससे हमारा जो बड़ा बड़ा रॉक होते हैं वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर में। जैसे बहुत बड़ा रॉक था, फिर वेदरिंग और फ्रैक्चर इसके अलॉन्ग हुआ, फिर यहाँ पर ही हमारा रॉक टूट के गिर गया है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। फिर वैसे ही देखें तो जब हमारा रॉक जो होते हैं स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम इजीली इरोड कर सकते हैं,
दे कैन बी मोर इजीली इरोडेड और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही जो इरोडेड मटेरियल होते हैं यही हमारा बेसिक कंपोनेंट होता है जिससे हमारा ऑल लिथोजेनस सेडिमेंट्स इज कंपोज, जिससे हमारा सारा लिथोजेनस सेडिमेंट जो है बना हुआ है, ठीक है। तो समझ गए आप। तो इरोडेड मटेरियल जो होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट से हमारा कैरिड होके आते हैं टू द ओशन बाय स्ट्रीम के द्वारा हमारा ओशन में जो मतलब कैरी होके आते हैं, ठीक है, इरोडेड मटेरियल। और अगर अभी देखें हम तो ओरिजिन ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट में हम यहाँ पर ही इसको ठीक से और एक बार देख लेते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट से जो इरोडेड मटेरियल आते हैं थ्रू स्ट्रीम्स, विंड, ग्लेशियर्स और ग्रेविटी से ओशन में जो आते हैं, तो हर साल लगभग देखें तो स्ट्रीम फ्लो से ही सिर्फ हमारा 20 मिलियन मैट्रिक टन सेडिमेंट हमारा अर्थ के कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे आ जाते हैं और लगभग 40% जो होता है वो एशिया तरफ से आते हैं, रनअप से। तो यही सब हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर हाँ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी लिथोजेनस मटेरियल का वो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, इज़ फाउंड अराउंड द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट के मार्जिन में पाया जाता है, जहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है बाय हाई एनर्जी करंट अलॉन्ग द शोर लाइन और डीपर टर्बिडिटी करंट में, ठीक है। फिर लोअर एनर्जी करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनर कंपोनेंट जो कि हमारा सेटल डाउन हो जाता है डीप ओशन बेसिन्स में। फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं विंड ब्लोन डस्ट या वोल्केनिक इरप्शन से जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमारा कैरिड मतलब बहुत दूर चले जाते हैं बाय ओवर द ओपन ओशन बाय प्रिवेलिंग विंड्स के द्वारा। फिर यही जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे ओशन में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं आइदर एज विंड स्पीड डिक्रीजेस, जब हमारा विंड स्पीड कम हो जाता है, और when they serve as nuclei around which raindrops and snowflakes form and ultimately settle into the ocean floor as fine layers of sediments। समझ में आ गया। फिर हमारा वो सेडिमेंट में फॉर्म सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट, तो हमारा यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो लिथोजेनस सेडिमेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा कि मटेरियल कहाँ से डिराइव हुआ है। लिथोजेनस सेडिमेंट का वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा मटेरियल कहाँ से डिराइव हुआ है। तो जितने टाइप के रॉक हैं ऑल रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट क्रिस्टल्स, ठीक है, डिस्क्रीट मतलब टूटा फूटा क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं। और एक सबसे अबेंडेंट केमिकली स्टेबल और ड्यूरेबल मिनरल जो अर्थ क्रस्ट में है वो क्या है, क्वार्ज है। सो ऐसे बोल सकते हैं क्वार्ज इज़ द मोस्ट अबेंडेंट केमिकली स्टेबल और स्टेबल मिनरल्स, ड्यूरेबल मिनरल्स है हमारा अर्थ क्रस्ट में, जिसका कंपोजिशन क्या है जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ SiO2। तो क्वार्ज का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका कंपोजिशन जो सेम रहता है ऑर्डिनरी ग्लास से होता है। तो क्वार्ज जो है एक मेजर कंपोनेंट है बहुत सारे रॉक का, क्योंकि क्वार्ज रेसिस्टेंट टू एब्रेशन, जल्दी वो मतलब इरोड नहीं होता है, ना ही ये होता है, तो उसको एब्रेशन का उसका शक्ति बहुत ज़्यादा है, रेसिस्ट कर लेता है उससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक, और डिपॉजिट अपने सोर्स एरिया से बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर डिपॉजिट हो सकता है। तो मेजॉरिटी जो है लिथोजेनस सेडिमेंट का, जैसे कि बीच सैंड हमारा वो प्राइमरली कंपोज रहता है, क्वार्ट्ज से मिलकर बने रहता है, और एक बहुत ही लार्ज परसेंटेज जो है लिथोजेनस पार्टिकल का जो कि हमारा डीप ओशन सेडिमेंट्स में हमारे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं फार फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्रिवेलिंग विंड्स के द्वारा। ये प्रिवेलिंग विंड्स क्या है, कहाँ से फ्लो करता है, कैसा होता है, ये सब के बारे में विंड चैप्टर एक है उसमें पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। डेट रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स सब ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन्स, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ये बाकी हो गया, ठीक है, इसमें से और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इतना बस याद रखिए। फिर सेडिमेंट का टेक्सचर कैसा होता है, इसमें हमारा वेंटवर्थ ग्रेन स्केल ऑफ ग्रेन साइज है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसमें उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग इज अ मेजर ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेन साइजेस एंड इंडिकेट्स द सिलेक्टिविटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस, ठीक है। और हाँ, इसमें और एक चीज़ है कि सेडिमेंट का साइज जो होता है वो किससे इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी नीडेड टू ले डाउन अ डिपॉजिट। ये लाइन एक तो इम्पोर्टेंट है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। नाउ
वेंटवर्थ ग्रीन साइज स्केल जो है कहाँ गया टेबल, हाँ ये टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि इसका साइज रेंज जो है अबव 256 को हम क्या बोलते हैं, बोल्डर बोलते हैं, ठीक है। साइज रेंज का इस नाम के हिसाब से हमें से बताना पड़ता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब फिर किस टाइप के रॉक में किस टाइप का एनर्जी यहाँ पर ये कंडीशन प्रोवाइड होगा, तो उस टाइप का भी यहाँ पर मेनली आ जाता है क्वेश्चन। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी अभी हम उसको स्किप मारते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट। लिथोजेनस सेडिमेंट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हुआ है। बहुत सारे मैराइन सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो हैं उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं नेरेटिक और पेलेजिक फॉर्म में। तो नेरेटिक डिपॉजिट्स जो होते हैं, नेरेटिक होते हैं ऑफ द कोस्ट, जो हमारा पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्स पे और सैलो वाटर नियर आइलैंड। ये जो डिपॉजिट होते हैं ये जनरली कोर्स ग्रेन होते हैं। और अल्टरनेटिवली देखें और पेलाजिक डिपॉजिट्स होते हैं। पेलाजिक डिपॉजिट मतलब ऑफ द सी, जो कि हमारे पाए जाते हैं डीप ओशन बेसिन में, और टिपिकली ये फाइन ग्रेन के होते हैं, ठीक है। हमारा पेलाजिक डिपॉजिट किस टाइप के कैसे हुए, फाइन ग्रेन, और नेरेटिक डिपॉजिट कोर्स ग्रेन, ठीक है। और नेरेटिक डिपॉजिट कहाँ पर पाया गया, ऑफ द कोस्ट होता है, और पेलाजिक डिपॉजिट मतलब ऑफ द सी होता है, ठीक है। और हमारे नेरेटिक डिपॉजिट जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्स में मतलब सैलो वाटर में, और ये हमारा पेलाजिक डिपॉजिट मतलब डीप ओशन बेसिन में पाए जा रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो लिथोजेनस सेडिमेंट जो होते हैं इन द ओशन इज यूबिक्यूटस, ठीक है। और फिर एटलीस्ट स्मॉल परसेंटेज ऑफ लिथोजेनस सेडिमेंट, कम से कम स्मॉल परसेंट लिथोजेनस सेडिमेंट जो होता है वो हमारा हर ओशन फ्लोर के हर जगह पाया जाता है, ठीक है। फिर लिथोजेनस अभी हम पढ़ेंगे नेरेटिक डिपॉजिट्स। फिर नेरेटिक डिपॉजिट्स के अंदर हमारा आ जाएगा ये सब बीच डिपॉजिट्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिपॉजिट्स, टर्बिडाइट डिपॉजिट्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये सब हमारा आ गया। फिर हम पेलाजिक डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेरेटिक डिपॉजिट्स। तो नेरेटिक डिपॉजिट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारा ये नेरेटिक डिपॉजिट्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बना हुआ है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पर लिथोजेनस सेडिमेंट पाए जाते हैं। तो लिथोजेनस सेडिमेंट ये आते कहाँ से हैं, जो वहाँ पर नियर बाय लैंड मासेस होते हैं वहाँ से ये रॉक टूटकर आते हैं। बाकी ये हमारा कोर्स ग्रेन डिपॉजिट्स यहाँ पर ही पाए जाते हैं। और ये हमारा रैपिडली एक्यूमुलेट कहाँ पर होते हैं, हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज में। अगर मैं एग्जांपल देखें लिथोजेनस नेरेटिक डिपॉजिट्स का, तो हमारा इसमें आ जाता है बीच डिपॉजिट्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिपॉजिट्स, टर्बिडाइट डिपॉजिट्स और ग्लेशियल डिपॉजिट्स। अगर हम देखें बीच डिपॉजिट्स में, तो बीच डिपॉजिट्स हमारा मेनली उस टाइप के मटेरियल से बने रहता है जो वहाँ पर लोकली अवेलेबल होते हैं। तो बीच मटेरियल्स में देखा गया है कि वहाँ पर मोस्टली वो क्वार्ट्ज रिच सैंड टाइप के जो मटेरियल होते हैं उस चीज़ से ये बने रहते हैं, जो कि हमारा कोस्ट में वाश डाउन होके आ जाते हैं थ्रू रिवर्स, ठीक है, बाय रिवर्स। लेकिन ये हमारा बहुत ही अलग अलग टाइप का इनका वैरायटी, साइजेस और कंपोजिशंस पाए जाते हैं। ये जो मटेरियल हमारे होते हैं ये वेव्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, जो कि हमारा क्रैश कर जाते हैं अगेंस्ट द शोर लाइन और स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। तो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिपॉजिट्स ये आखिर होते क्या हैं, हमारा इससे पहले हम जानते हैं कि हमारा लास्ट आइस एज कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए कि हमारा लास्ट आइस एज आज से लगभग 10,000 साल पहले हुआ था, जिसमें हमारा ग्लेशियर्स जो थे वो मेल्ट हो गए थे, और उसके वजह से हमारा सी लेवल जो था रोज कर गया था, बढ़ गया था। और उसी के वजह से आज हमारा जो रिवर का जो कंडीशन है वो उनका जो सेडिमेंट है वो रिवर माउथ में जाके ड्रॉन कर गया है, जबकि उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में करना चाहिए था, जैसे कि हमारे ज्योलॉजिकल पास्ट में होता था। और यही हमें बताता है कि बहुत सारे एरिया में जो सेडिमेंट हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कवर किए हुए हैं उसे हम रेलिक्ट सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब रेलिक्ट मतलब क्या होता है, जो सेडिमेंट्स हमारा बच गए थे, लेफ्ट बिहाइंड होता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया, रेलिक्ट सेडिमेंट्स इसको बोलते हैं, जो कि हमारे डिपॉजिट हुए थे 3,000 साल से 7,000 साल पहले, जो कि कवर नहीं हुए हैं, नॉट कवर्ड बाय सेडिमेंट्स डिस्चार्ज बाय रिवर्स टुडे। आज जो हमारा ये डिस्चार्ज हो रहा है रिवर से, उससे वो नहीं हुए हैं, ठीक है। ये जो रेलिक्ट सेडिमेंट्स हैं हमारा वर्ल्ड की 70% जो हैं वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को कवर किए हुए हैं। यही रेलिक्ट सेडिमेंट्स जो है हमारे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो 70% पाए जाते हैं उसको ये कवर किए हुए हैं। इन अदर एरिया, बाकी एरिया में अगर हम देखें तो सैंड रिजेस के डिपॉजिट होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे। सैंड रिजेस के हमारे डिपॉजिट होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे, वो हमारा एपियर होते हैं, एपियर टू हैव बीन फॉर्म्ड मोर रिसेंटली देन द मोस्ट रिसेंट आइस एज
एंड एट प्रेजेंट वाटर डेप्थ्स। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से मेनली वही इंपॉर्टेंट है कि हमारा लास्ट आइस एज का हुआ था, रेलिक सेडिमेंट किसे बोलते हैं, हमारा रेलिक सेडिमेंट कितने परसेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कवर किया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी टर्बिडाइट डिपॉजिट्स आ जाते हैं। टर्बिडाइट डिपॉजिट्स पे तो ये टर्बिडिटी करंट जिसे हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, ये हमारा अंडर वाटर एवलेंचेस होते हैं। ये एवलेंचेस मतलब होता क्या है, जैसे कि लैंडस्लाइड। ठीक है, जो कि हमारा पीरियडिकली मूव डाउन करते रहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप से। ठीक है, और हमारा सबमरीन कैनियन को वहाँ से कट कर देते हैं। और अगर हम बात करें टर्बिडिटी करंट्स में, टर्बिडिटी करंट हमारा भास्ट अमाउंट नेरेटिक मटेरियल को लेके वहाँ पर ही कैरी करता है। ठीक है, वहाँ पर ही भास्ट अमाउंट ऑफ नेरेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, मतलब नेरेटिक मटेरियल मतलब कोर्स ग्रेन टाइप को वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो मटेरियल होते हैं हमारा डीप सी फैन के रूप में वहाँ पर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा कंप्राइज कर जाता है कॉन्टिनेंटल राइज और ग्रेजुअली वहाँ पर ही थिन होता है, कहाँ पर, एबाइसल प्लेन्स की तरफ। और ये डिपॉजिट होते हैं, इसी को हम टर्बिडाइट डिपॉजिट्स बोलते हैं। और एंड आर कंपोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेयरिंग, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक लेयरिंग पाए जाते हैं, जिसे हम ग्रेडेड बेडिंग बोलते हैं। अभी हम आ जाते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स पे। नाउ हमारा ग्लेशियल डिपॉजिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, पुअरली सॉर्टेड डिपॉजिट्स जो होते हैं, जिनका हमारा रेंज होता है बोल्डर से लेकर क्ले तक, ये हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्शन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं ये हमारा लेट डाउन कब हुए थे, ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट आइस एज बाय ग्लेशियर्स, जो कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को वहाँ पर ही कवर कर देता है और इवेंचुअली वहाँ पर ही मेल्टिंग हो जाता है। और ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो हमारा करेंटली जो है वो फॉर्म कहाँ पर कर रहे हैं, अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका और अराउंड ग्रीनलैंड बाय आइस राफ्टिंग। तो हमारा आइस राफ्टिंग क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारा रॉक पार्टिकल जो होते हैं ग्लेशियल आइस में जाके ट्रैप हो जाते हैं और हमारा कैरसी में मूव करने लगते हैं। किस फॉर्म में, बाय आइसबर्ग, आइसबर्ग के फॉर्म में, जो कि हमारा आइसबर्ग कोस्टल ग्लेशियर से टूटकर आया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही हमारा आइसबर्ग जो है वो मेल्ट होता है तो वहाँ पर लिथोजेनस पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारे साइज़ के वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं और जाके ओशन फ्लोर में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़े बोल्डर साइज से लेकर क्ले साइज तक यहाँ पर वेरी कर रहा है। बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेन्यूल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो आप इसे, ये वेंटवर्थ्स स्केल ऑफ ग्रेन साइज फॉर सेडिमेंट्स है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बोल्डर को हमारा हाई एनर्जी लगता है, क्ले को लो एनर्जी मूव करने के लिए लगता है, और ये किस टाइप के होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसा वो रहता है। ठीक है, तो ये सब भी आ सकता है एग्जाम्पल। इनका साइज मिलने आता है, बोल्डर का साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये हमारा होते हैं 25.6 सेंटीमीटर उनका अगर हुआ तो उससे बड़ा अगर होता है तो हम उसे बोल्डर बोलते हैं। बाकी अगर हमारा साइज़ जो है 64 to 256 mm हुआ तो उसे हम कॉबल बोलेंगे, 4 to 64 mm हुआ तो हम इसे पेबल बोलेंगे, बाकी 2 to 4 mm हुआ तो ग्रेन्यूल बोलेंगे, और 1/16 mm to 2 mm हुआ तो हम इसे सैंड बोलेंगे, 1/256 mm to 1/16 mm हुआ तो इसे हम सिल्ट बोलेंगे, और लास्ट 1/4096 to 1/256 mm हुआ तो इसे हम क्ले बोलेंगे। ठीक है, बाकी हमारा अभी हम आते हैं पेलाजिक डिपॉजिट्स। ये हमारा क्या होता है, और पेलाजिक डिपॉजिट्स हमारे जो नैरेटिक सेडिमेंट में टर्बिडाइट डिपॉजिट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ऑन द कॉन्टिनेंटल राइज, वो हमारा डीप ओशन बेसिन में गिर जाते हैं, स्पिल ओवर हो जाते हैं। जबकि बहुत सारे जो पेलाजिक डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारा फाइन ग्रेन मटेरियल से बने रहते हैं और हमारा डीप ओशन फ्लोर में स्लोली जाके एक्यूमुलेट कर जाते हैं। और पेलाजिक लिथोजेनस सेडिमेंट जो होता है उसमें हमारा पार्टिकल इंक्लूड रहता है जो कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन से, विंड ब्लोन डस्ट से, और फाइन मटेरियल जो कि डीप ओशन करंट से होकर आते हैं। ठीक है, एबाइसल क्ले, एबाइसल क्ले में हमारा लगभग 70% फाइन क्ले साइज पार्टिकल मिलते हैं। कहाँ से आते हैं वो, कॉन्टिनेंट से। ठीक है, और ये हमारे लैंड से बहुत दूर होने के कारण भी हमारे जो डीप एबाइसल प्लेन है उसमें थिक सीक्वेंस ऑफ एबाइसल क्ले डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारा कंपोज रहता है पार्टिकल जो कि बहुत ही दूर से होकर आए रहता है बाय विंड्स और ओशन करंट, और हमारा डिपॉजिट हो जाता है डीप ओशन फ्लोर में। क्योंकि एबाइसल क्ले में हमारा क्या चीज़ से बने रहता है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन से बने रहता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, एबाइसल क्ले कंटेन ऑक्सीडाइज्ड आयरन। क्यों, देयर, और हम उसे रेड, ब्राउन और बर्फिन कलर भी बोलते हैं, और समटाइम्स इसे हम रेड क्ले भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसे
हमारा ब्राउन क्ले बोलते हैं, पेलाजिक क्ले बोलते हैं, रेड क्ले बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ रेड क्ले उसका खाली नाम है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है ओरिजिनली, ब्राउनिश कलर का लगभग होता है। ठीक है, तो इसे हम ब्राउन क्ले, पेलाजिक क्ले और रेड क्ले ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो बाकी जो इतना टॉपिक बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और बाकी अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे टाइप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कमेंट अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच।